हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो जिस तरह ने हम लोगों ने बात किया कि हम लोग एनडी का क्वेश्चन रिव्यू करेंगे, आप लोग का सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट ए है, हम लोग इसके फिजिक्स पेपर को हम लोग रिव्यू करेंगे बारीकी से, अच्छे से। इसके आंसर को हम लोग विद कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिजिक्स का, तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द मास ऑफ मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 400 जूल फॉर राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन हीट रिसीव्ड इज 20 किलो जूल। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, Q इज 20 किलो जूल, तो किलो जूल को बस जूल में कर देना है 20,000 जूल, ठीक है। वेयर मास पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 400 जूल, और टेम्परेचर जो डेल्टी हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। वी नो डैट Q बराबर एम एस डेल्टी, हम लोग थर्मोडाइनमिक पढ़ेंगे। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई एस डेल्टी। Q का वैल्यू कितना है 20,000, एस कितना है 400 जूल, डेल्टी कितना है 10 डिग्री। तो 0 से 2 0 कट गया, 4 5 जा, फिर 10 5, दैट इज योर 5 किलो जूल 5 kg। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंजेस यूनिट मास फ्रॉम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट हम लोग समझेंगे। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है, तो हमारे पास अगर 1 kg वाटर है, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 1 kg वाटर है, ऐसे हम हीट करते हैं, दैट इज वी हैव टू गिव continuous amount of heat if supply in this 1 kg of water, then there is change of state और matter। अगर हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें टेम्परेचर में चेंज आएगी और मैटर में चेंज आएगी। सपोज दैट पहले हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब हर मोमेंट पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जब हम लोग 1 kg वाटर पे कंटिन्यूस हीट सप्लाई कर रहे हैं। We know that what is vaporization? Vaporization is a state in which liquid phase changes into vapor state, and we know that boiling point of water is 100 degree Celsius. That means at 100 degree Celsius or at 100 degree state, water changes liquid to its water vapor state. So when it reaches to 100 degree Celsius, the one thing should be noticed that there is no change of temperature. This is the most important conclusion which we drawn from here. So reason is that why there is no change of temperature, because when temperature gradually increases and when it reaches that 100 degree Celsius, then after crossing every moment, every point, whatever the heat we supplied here is absorbed by the water particles to changes its state. But when it reaches the topmost point, the water particle needs larger amount of heat to overcome this electrostatic force of attraction। क्योंकि यहाँ पे जब पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर मॉलिक्यूल को एक सरप्लस हीट चाहिए, सरप्लस टेम्परेचर चाहिए उसको, जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसको बाहर निकालने के लिए। क्योंकि यही जो स्टेट है, यहाँ पे अपना लिक्विड जो है, वाटर का पार्टिकल जो है वो वेपर स्टेट में चेंज होगा। इसी एनर्जी को, वट एवर एनर्जी वी गिव्स हेयर, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप यहाँ से इसका मीनिंग समझ गए होंगे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में। बाकी तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब तो डील करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लिक्विड टू वेपर विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, गलत। लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड से वेपर होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, मैंने रीजन बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, एवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए गिवन लिक्विड टेक प्लेस मोर रैपिडली व्हेन वी नो दैट व्हाट इज एवापोरेशन। तो एवापोरेशन इज द स्टेट इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, एंड द ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन टेम्परेचर हाई एंड द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज लार्ज। तो एक चीज़ आपने एवापोरेशन पे नोटिस किया होगा, अगर किसी भी हम लोग
क्लॉथ को या किसी भी कपड़ा को हम लोग जब सुखाते हैं तो एक एरिया जब ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा एवापोरेट होता है, तो कहीं ना कहीं एरिया को ज़्यादा रखना है। और टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा कपड़ा ज़्यादा सूखता है जितना जल्दी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, डैट इज टेम्परेचर हाई होना चाहिए और सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए, काफ़ी लार्ज होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, ये आपका है क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला ऑप्शन क्या है, बोथ द चार्जेज आर पॉजिटिव, सेकंड बोथ द चार्जेज आर नेगेटिव, थर्ड बोथ द चार्जेज आर अपोजिटली चार्ज। तो वी नो दैट बाय कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। एफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेज ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हेयर इन दिस क्वेश्चन वी नोटिस दैट क्या दिया है कि बोथ द चार्ज आर पॉजिटिव। अगर दोनों को चार्ज पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा फोर्स भी पॉजिटिव होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या है, दोनों चार्ज नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो वी नो माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस, दैट इज ऑप्शन बी। तो 1 और 2 दोनों से वो, दैट इज सी ऑप्शन योर करेक्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय कूलम्स लॉ। अब क्वेश्चन नंबर 55 में आइए, ये आपका रेजिस्टेंस क्वेश्चन है, ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, उसको हम लोग कट कर रहे हैं 5 इक्वल वायर में। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको 5 इक्वल वायर में कट कर रहे हो तो मतलब हर कंपोनेंट 10 ओम का होगा था ना, 10 × 5 कितना होता है, 50 ओम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, दिस वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वी नो दैट इन रेजिस्टेंस इन पैरेलल गिव मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब पैरेलल में जो भी हम लोग रजिस्टर लगाते हैं वो हमें सबसे मिनिमम वैल्यू देता है। वी नो दैट और सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल में क्या होता है, R/N। आर कितना है 50 और N कितना है आपको है, इसको कनेक्ट किया गया है 5 इक्वल वायर्स में, तो बेसिकली 5 10 ओम हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट हो गया, बट हमें पीसेस में बताना है 10 डिवाइडेड बाई 5 2 ओम, क्योंकि हमें इंडिविजुअल का पूछा है तो 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। क्वेश्चन नंबर 56 आइए क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम ए आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा बेसिकली क्या होता है, एक रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निर्देश करता है, बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कभी भी इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो बोल रहा है कि एक भी एक क्लोज स्पेयर में अगर यहाँ पे +Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा एक अड्डा है, वैसा एक रीजन है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो बात कीजिए कभी भी स्पेयर में अगर +Q चार्ज है तो हम लोग जानते हैं कि दो अपोजिट चार्जों के बीच में ही एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे बताइए +Q है तो +Q तो भाई अपना पास तो बुलाएगा नहीं, -Q को बुलाएगा, मतलब +Q को दूर भेजेगा, डेट इज रेडियली आउटवर्ड। क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड, इसको दूर भेजेगा। अब माइनस को क्या करेगा, अपने पास आएगा रेडियली इनवर्ड। अब आइए क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज, उसको क्या करेगा, ऑप्शन में सीधे देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, एट राइट एंगल टू द कंडक्टिंग सरफेस एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो ये भी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 में आइए, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 3 हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T दिया हुआ है 3 हर्ज, मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो 3 हर्ज मतलब सिर्फ इसके फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा, 3 साइकिल
पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो AC होता है इन इंडिया में वो कितना होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है अल्टरनेटिंग करंट का वो कितना होता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या, इसका ग्राफ ऐसे होता है द करेंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और DC करंट वैसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो AC जो होता है इंडिया में, ये भी कभी क्वेश्चन आया हुआ है इंडिया में 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड, 3 हर्ट्ज मतलब 3 साइकिल पर सेकेंड, तो दैट इज 64 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 रेसिस्टिविटी का पूछ रहा है। ऐसा ही होता है रो बराबर क्या होता है RA/L। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया दैट इज द रो मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर D। अब आइए 66 में इजी क्वेश्चन थे, एवरेज लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई हाई लेवल नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे था, सिर्फ फॉर्मूला बेस पे था। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 12 का, ये 10 का लेवल पे ही पूछा गया है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ 66 क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट 60 वाट इनकैंडेसेंट बल्ब इन डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। तो वोल्ट दे दिया है 240 वोल्ट और P बराबर दिया है 60 वाट। तो हम लोग 10 में पढ़ेंगे P बराबर VI, ठीक है। तो I बराबर P/V मतलब 60/240, तो 1/4 दैट इज 0.25 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन नंबर B। देखिए ये क्या 11 लेवल का, ये बेसिकली जनरल लेवल का है, क्लास 10 का बच्चा भी ये क्वेश्चन बना लेगा, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 67, ये आपका क्लास 12 का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। क्या क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ ए पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड। तो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में एक फॉर्मूला B बराबर μ0NI/2R, ये पढ़ेंगे हम लोग जब स्ट्रेट वायर पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ से हमको जो रिजल्ट आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हम जो पढ़ेंगे उस पर हम लोग ये फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और इसका समझेंगे। तो इसमें जो है सब में डायरेक्टली दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर A इन्वर्सली टू डिस्टेंस फ्रॉम इट, तो मोस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन दे दिया। जो बच्चा को फॉर्मूला याद होगा डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देगा। 67। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिए मोस्ट इजी और सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जनरल लेवल पर है। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबको याद है m-1 L3t-2, ऑप्शन नंबर B। इसको क्या डिराइव करना पड़ेगा, जो बच्चा इसको याद किया वो डायरेक्ट बना देगा विथ लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में। ऑप्शन नंबर 69। आइए प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, 1D मोशन का, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताया भी हूँ। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, एक बॉल को वर्टिकली थ्रोन किया जाता है अपवार्ड, स्पीड दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कितना टाइम लेगा वो रीच द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे पहुँचने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ एक्सेंट पूछ रहा है। तो वी नो दैट टाइम बराबर क्या होता है U/G, तो 40/10 दैट इज 4 सेकेंड। तो देखिए ईजी वन में बन गया, दैट इज ऑप्शन C। अब आइए 70 क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड बताना है ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम अप्रोक्सीमेट। तो T बराबर 2π√L/G, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, तो टाइम जो आएगा फॉर्मूला पे डिराइव कीजिएगा तो आ जाएगा 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए ये भी बहुत जनरल लेवल का क्वेश्चन है। टिंकलिंग ऑफ स्टार सब कुछ जानता है, जो टिंकलिंग होता है स्टार का इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, दैट इज 78 का ऑप्शन नंबर C। ये हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, 78 का C। अब आइए कॉन्सेप्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझेंगे। 79 क्वेश्चन नंबर, ये लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। बोल रहा है कि ए मास एम इज ड्रैग्ड बाय ए पुली ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय ए फोर्स एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन पुलिंग द मास एम। सपोज दैट ये आपका पुली है और यहाँ पे मास एम है। बोल रहा है कि एक मास एम को ड्रैग किया गया है बाय पुली के द्वारा, खींचा जा रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय ए फोर्स एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वर्क डन के अपोजिट डायरेक्शन है। तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये जो ब्लॉक है
और यहाँ पे आप किसी मतलब यहाँ पे मतलब किसी मतलब ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये सपोर्ट स्ट्रेट लाइन मुझसे मैंने बताया था कि आप मूव करें इधर, डिस्प्लेसमेंट आपके लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने का मतलब है कि थीटा क्या हो जाता है 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन का, जब भी अपोजिट का कॉन्सेप्ट आता है तो थीटा कितना हो जाता है भाई 180 डिग्री। तो ना वर्क बराबर नेगेटिव वर्क डन होता है। क्योंकि एक और एग्जांपल, अगर टेबल में कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन में, और आपने डिस्प्लेसमेंट लगाया राइट डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाता है 180। अगर आप परपेंडिकुलर लगा रहे हो तो थीटा 90। अगर आप सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो तो कितना लगेगा थीटा 0 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क के अनुसार अकॉर्डिंग एक्ट होता है। या तो उसको सेम में लगाओ, या तो अपोजिट में लगाओ, या तो परपेंडिकुलर लगाओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिपेंड। ओके, तो क्या बोला है कि आप पुली है, पुली के द्वारा मास एम को खींचा जा रहा है, फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, क्वेश्चन बोल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है नीचे की ओर, तो वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 79 हो गया। 80 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है बेसिक लेवल का क्वेश्चन। फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, मास दिया हुआ है 10 kg, एक्सलेशन पूछ रहा है, तो ए बराबर F/m, तो 1/2 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला पे ऑप्शन नंबर बी। ये सब मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 81, ये आइए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम समझेंगे। क्या बोला है कि ये बॉय एक लड़का है जिसका मास 52 kg है, जंप कूदता है विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्टेशनरी कार्ट, एक कार्ट पे जो कि स्टेशनरी है, रेस्ट में, जिसका वेलोसिटी 0 है, ऑफ मास 3 kg। ओके, द कार्ट इज फिक्स विथ फ्रिक्शनलेस व्हील, जो कार्ट है वो फिक्स है फ्रिक्शनलेस व्हील से। अच्छा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्पीड ऑफ कार्ट, मतलब स्पीड ऑफ कार्ट क्या होगा। एक चीज़ बताइए, अगर किसी रोड पे एक ऑब्जेक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट जो है, एक का स्पीड जो है u1 है और एक का मास m1 है, अगर जंप करके किसी सेकेंड ऑब्जेक्ट पर जब जाता है उसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है। एक चीज़ बताइए, किसी भी जनरल चीज़ में अगर ऐसा चीज़ होता है, सपोज जब कोलिजन का कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट आता है कोलिजन का, तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट आने का मतलब क्या हुआ कि मास चेंज नहीं होता। ये तो बात फिक्स है कि मास पे कोई डिपेंड नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिपेंड करता है, वेलोसिटी में चेंज होगा, मास पे कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर किसी भी अगर बाइक से टक्कर लगता है स्कूटर को या ट्रक को, तो कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास जो उसका होता है फिक्स रहता है, उसका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, या तो वो स्लो होता है या फास्ट होता है या रुक जाता है या जैसे होता है। तो बात यहाँ पे आती है कि अगर m1 और u1 है तो यहाँ पर हम मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब पहला ऑब्जेक्ट का क्या है m1, वेलोसिटी u1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m2 और u2। अब एक चीज़ बताइए, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाइएगा तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी फोर्स देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब Fa बराबर माइनस Fb। अगर फोर्स A ने फोर्स लगाया B पर तो B भी इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स A पर लगाएगा नेगेटिव में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो Fa बराबर माइनस Fb। तो क्या हो जाएगा Fa का वैल्यू हम लोग ए मास A का क्या लिख सकते हैं V माइनस यू टी इक्वल टू एम बी माइनस एम बी लिख दीजिए V माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, एक मिनट देखिएगा। एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो हम लोग इसका डिराइवेशन करेंगे वो मोमेंटम कंजर्वेशन बेस पे आएगा। किसके कंजर्वेशन पे बेस पे आएगा, मतलब जो इनिशियल जो मोमेंटम होगा वही उसका फाइनल मोमेंटम होगा। सेम कॉन्सेप्ट इसी जो है क्वेश्चन पे है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा है। क्योंकि जो एक बॉय है
जो जिसका मास जो है सपोज ये जो बॉय है जो इसका मास 52 kg है और जंप करता है किसी कार्ट पर, उसका मास कितना है 3 kg पे, और उसका वेलोसिटी कितना वेलोसिटी से जंप कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी बताइए। तो जब भी जंप कर रहा है तो सपोज डैट हम लोग बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में कि किस टाइप का कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक या इनइलास्टिक। तो जो भी कोलिजन होता है मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, मैंने प्रूव भी कर दिया। तो क्या होगा, इसका मास क्या होगा 52 × 2 मोमेंटम mv × ua, इसका m2 3, वेलोसिटी इसका क्या है 0, प्लस अगर जंप कर गया तो क्या हुआ, ये सिस्टम हो गया और इस पर दोनों मास बैठ गया। ये जो ऑब्जेक्ट है जब जंप किया तो इस कार्ट पे बैठ गया, तो जब इस कार्ट पे बैठ गया तो दोनों इसका मास ऐड हो जाएगा, दैट इज 52 + 3 55 × वेलोसिटी। तो 2 2 = 4 55 ही आज जो हम लोग आंसर निकालेंगे आ जाएगा 1.89 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 पे क्या बोल रहा है कि एनर्जी पोजेस बाय, कौन सा एनर्जी है जो अपने पोजीशन से आता है, तो कौन सा आता है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 kHz, 1 kHz मतलब 1000 हर्ज हो गया। वेवलेंथ दे दिया है, वेवलेंथ दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी बराबर हम लोग कितना जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कितना है 1000 हर्ज, लैम्डा कितना है 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कीजिए, 0 से 2 0 कट गया, दैट इज 500 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है टाइम कितना होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बट स्पीड, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, स्पीड 500, दैट इज 2 सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट इमर्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर किसी बीकर पे अगर कोई मान लीजिए ये वाटर है, किसी ऑब्जेक्ट जब किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स कीजिएगा किसी भी लिक्विड में तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं बायोवेंस फोर्स या अपवर्ड फोर्स, जो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए 96 में क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है ये आपका जो फोर्स है हमेशा थंब को इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो करता है 4 फिंगर, और जो करंट करता है मिडिल फिंगर को इंडिकेट करता है। ये इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बोल रहा है कि करंट किसको इंडिकेट करेगा, मिडिल फिंगर, तो हो जाएगा इंड्यूस करंट, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 97 को क्या बोल रहा है कि 2 रजिस्टर है R1 R2, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया गया है। सपोज ऐसे है 2 रजिस्टर R1 और R2, उसको पैरेलल में किया गया है। आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों एक ही पदार्थ से बना है। थिकनेस सेम है, मतलब एरिया पे कोई चेंजेस नहीं है। लेंथ जो है R2 का जो लेंथ है वो जो है वो डबल है लेंथ R1 से, मतलब R2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, लेंथ ज़्यादा होगा तो एरिया मतलब रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ R2, जो लेंथ है रेजिस्टेंस R2 का वो ट्वाइस है R1 से, तो L2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ R1, मतलब R2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ R1। तो R इफेक्टिव निकालना है, तो R इफेक्टिव पैरेलल में कैसे निकलता है, R1 × R2 इक्वल बाई R1 + R2। तो कैसे सॉल्व होगा, R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1, R2 को क्या लिख सकते हैं 2R1, और फिर R1 + R2 3R1, तो 2R1² डिवाइडेड बाई 3R1 दैट इज इक्वल टू 2/3R1। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3R = 2R1, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 98, ये आपका ऑप्टिक्स से है, इसको समझिएगा। बोल रहा है कि व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव लेंस। तो जब भी कनकेव लेंस में इमेज बनता है, 2 ही इमेज बनता है। अगर आप पैरेलल रखते हैं ऑप्टिक्स सेंटर से, तो पहले तो वो क्या होता है बैकवर्ड जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं रिट्रेस करते हैं, तो उसको यहाँ पे ले आते हैं और सेकेंड रूल लगाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। तो जो इसका जो इमेज बनता है वो हमेशा जो है इसके लेफ्ट साइड बनता है। तो यही जो है कनकेव मिरर का इमेज का फॉर्मेशन है। तो ध्यान देखिए क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, -10 सेंटीमीटर। इमेज क्या है -5। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाई F - B। तो -10 -10 -5 -10 -5 दैट इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा
एफ का वैल्यू -10 और एफ का वैल्यू माइनस प्लस, ठीक है, -10 + 5 माइनस हो जाएगा, तो -2 जो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का क्या बोल रहा है, ए वुडन ब्लॉक्स है, उसका मास है, एक वुडन ब्लॉक है, एक मास है, उसको रखा गया टेबल पे जिसका मास है 2 kg पे, इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल विथ साइड 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर टचिंग दैट लैपटॉप। मतलब जहाँ पे रखा गया उसका साइड 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर टच कर रहा है लैपटॉप को उसके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रेशर पूछ रहा था। वी नो दैट प्रेशर बराबर क्या होता है बताइए, फोर्स बाई एरिया। अगर किसी ब्लॉक को रखिएगा तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो फोर्स बराबर फोर्स इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई एरिया। m कितना है बताइए, 2 kg, g कितना रहता है ऑलवेज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया कितना है 30 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको मीटर में कीजिए, 100 से 2 बार गुना कीजिए, 1 0 से जो कट गया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 100, वाई आर टायर ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का जो बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो टायर होता है उसको बनाया जाता है कंडक्टिंग रबर्स। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट के जो टायर होते हैं उसको कंडक्टिंग रबर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब भी एरोप्लेन जो होता है, जब एरोप्लेन जब टेक ऑफ होता है या जब लैंडिंग करता है तो लगातार अर्थ के सरफेस से उसके टायर के बीच में फ्रिक्शन लगता है। वी नो दैट फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम लोग जो भी वॉकिंग करते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो जाता है। हीट प्रोड्यूस वजह से उसमें बहुत सारे स्पार्कलिंग हो जाते हैं जिससे बहुत सारी दुर्घटना घट सकती है। तो बोल रहा है कि इसमें हम लोग कंडक्टिंग रबर लगाते हैं उसके टायर से। क्यों, क्योंकि एक बात, रबर जो भी होता है, एक अगर आप लगा देते हैं ऑर्डिनरी रबर, कोई सा रबर लगा देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि रबर क्या होता है, इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर का प्रॉपर्टी होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि रबर जो होते हैं उसका जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट। बट वहीं पे आप कंडक्टिंग रबर को लगा दोगे तो उसका चार्ज जो है सब जगह फैल जाएगा और इसकी वजह से जो स्पार्कलिंग और दुर्घटना की जो केस है वो कम हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन पर ये क्या बोल रहा है, सो डैट द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट बाई रबिंग द एयर कैन इजली बी ट्रांसफर टू ग्राउंड ऑन लैंडिंग। कोई रीजन नहीं है, बोल रहा है कि चार्ज डेवलप हो जाएगा अगर आप एयर के कांटेक्ट में, कोई उसकी रीजन, लॉजिक रीजन नहीं है, ऑप्शन 1 गलत है। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, सो दैट द चार्ज एक्यूमुलेटेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट कैन इजली बी ट्रांसफर टू ग्राउंड ऑन लैंडिंग। मतलब बोला है कि एरोप्लेन का जो स्विच ऑन ऑफ कीजिएगा उससे चार्ज डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, वो तो फ्रिक्शन की वजह से हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है नाइदर 1 और नाइदर 2। इसी के साथ आपका जो फिजिक्स है दी एंड होता है। तो यही जो है कॉन्सेप्ट हाई लेवल नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। और हम विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब इस क्वेश्चन को 4 दिए होंगे। हम लोग तो बेसिकली हर चैप्टर को पढ़ना है, बट क्वेश्चन रिव्यू देना मेरा एक बेसिक प्रिंसिपल था, मैंने उसको दे दिया। और आप कमेंट कीजिएगा कैसा आपका एग्जाम गया और कैसा आपको मेरा कंटेंट लगा, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसा मैं आपको समझाया हूँ। तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।